हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास में दिल्ली की सल्तनत, जिसमें हम गुलाम वंश को कंप्लीट करेंगे। इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर रहे हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन से। इसमें हम पहले इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर इसमें जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। आज हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश। 1206 से 1290 तक के दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हैं। तो 1206 से 1290 तक के जो जितने भी सुल्तान रहे हैं दिल्ली सल्तनत में, उनको क्या कहा गया है? गुलाम वंश के सुल्तान। इनके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। यद्यपि ये एक वंश के नहीं थे, वे सभी तुर्क थे और उनके वंश पृथक पृथक थे। मतलब जितने भी सुल्तान हैं ये एक वंश से नहीं हैं, बल्कि सब तुर्क थे और अलग अलग वंश से आते हैं। साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता के संतान थे। अतः इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के मामलूक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि गुलाम तो थे नहीं, तो उनको क्या कहना पड़ेगा हमें, या कह सकते हैं प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली में मामलूक सुल्तान कहा जा सकता है। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने 1206 से 1210 तक शासन किया है। यह ऐबक नामक तुर्क जनजाति से आते हैं। बचपन में इन्हें निशापुर के काजी फरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कूफी ने एक दास के रूप में खरीदा था। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है यह तुर्क जनजाति से आते हैं और ये पहले बचपन में निशापुरा नामक एक काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कूकी के द्वारा इनको खरीदा गया था। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ते थे, जिस कारण से इन्हें कुरान खां कहा गया है। कुरान का पाठ करने वाले के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। बाद में वह निशापुरा में गजनी लाए गए, वहां उन्हें गौरी ने खरीद लिया। इनकी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गौरी पर विश्वास प्राप्त कर लिया। गौरी ने इसे अमीर-ए-आखूर का पद प्रदान किया था। तो गौरी ने इनको क्या दिया था? अमीर-ए-आखूर दिया था। इसने अपना राज्याभिषेक गौरी की मृत्यु के 3 माह पश्चात जून 1206 में कराया था। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इसने कभी मलिक या सिपहसालार की पदवी में भी अपने को संतुष्ट रखा था। तो ये उन्होंने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। ऐबक ने ये खुद को मलिक या सिपहसालार की पदवी से ही संतुष्ट थे। गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन महमूद ने मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद 1208 में ऐबक की दास्ता से मुक्त कर दिया था। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसको गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन महमूद के द्वारा मुक्ति पत्र से 1208 में इनको दास्ता से मुक्त कर दिया। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श कहा गया है, मतलब लाखों का दान देने वाला। ऐबक ने दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई है। तो दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया है। इसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था। इससे इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी 4थी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिससे फिरोज शाह तुगलक ने 4थी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण कराया था। तो देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार की नींव रखी गई, इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया। फिरोज शाह तुगलक के समय में जो 4थी मंजिल थी वो टूट गई थी, तो इसलिए इसने 2 और मंजिलें बनवा दी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के जो हुई थी वह चौगान के खेल, जो कि आधुनिक पोलो की भांति गेम होता है, उसको खेलते हुए घोड़े से गिरने के दौरान 1210 में हो गई थी। इसे लाहौर में ही दफनाया गया है। दिल्ली सुल्तान का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। इसने सुल्तान पद की स्वीकृति खलीफा से प्राप्त की थी। खलीफा ने इल्तुतमिश के सुल्तान की पुष्टि उस सारे क्षेत्र में कर दी थी जो उसने विजित किया था। उसे सुल्तान आज़म की उपाधि प्रदान की थी। तो दिल्ली सल्तनत में पहला सुल्तान कौन बना है? इल्तुतमिश बने हैं। इनको स्वीकृति दी थी खलीफा ने और इनको सुल्तान आज़म की उपाधि दी थी। गुलाम का गुलाम, तो ऐबक जो कि गुलाम था उसका भी गुलाम इल्तुतमिश है। तो गुलाम का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश एलवरी जनजाति का तुर्क था। इल्तुतमिश
जो इल्तुतमिश है वह सुल्तान बनने से पहले बदायूं का सूबेदार था। 1205 से 1206 में इन्होंने खोखर जाति के विरुद्ध विद्रोह को दफनाने के लिए अभियान किया। यह मोहम्मद गौरी और ऐबक के साथ था। युद्ध में उसे साहस और कौशल का परिचय दिया था। इससे प्रभावित होकर गौरी ने ऐबक को दास्ता से मुक्त करने का आदेश दिया था। मंगोल नेता चंगेज़ खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। चंगेज़ खां के प्रकोप से रक्षार्थ ख्वारिज़्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी सिंध घाटी पर पहुंचा। संभवतः चंगेज़ खां ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे थे और मंगबरनी की सहायता ना करने, अतः इल्तुतमिश ने इसकी कोई सहायता नहीं की थी। जब मंगबरनी 1224 में भारत आया, मतलब भारत से चला गया, तो यह समस्या समाधान हो गई थी। तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर किसने आक्रमण किया था? चंगेज़ खान ने किया था। क्यों आक्रमण किया था? क्योंकि जो ख्वारिज़्म के शाह पुत्र हैं जलालुद्दीन मंगबरनी, वह सिंध घाटी पर पहुंच गए थे। तो चंगेज़ खान ने बोला कि हम भारत पर आक्रमण कर रहे हैं, इल्तुतमिश तुम या फिर मंगबरनी को सहायता मत दो वरना हम आक्रमण कर देंगे। तो उन्होंने सहायता नहीं की, तो ये चंगेज़ खान लौट कर चले गए थे 1224 में। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिशामुद्दीन ऐवाज को पराजित किया था। तो इल्तुतमिश के द्वारा बिहार के शरीफ और बाढ़ पर अधिकार करके राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिशामुद्दीन ऐवाज को पराजित किया था। ऐवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इल्तुतमिश ने ऐवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार बनाया था। मलिक जानी को क्या बना दिया? बिहार का सूबेदार। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। जो सुल्तानों के द्वारा में 2 महत्वपूर्ण सिक्के चलाए गए हैं सुल्तानी युग, सल्तनत युग में। चांदी का टका जो कि 175 ग्रेन का था, और तांबे का जीतल। उस समय प्रारंभ किए गए सिक्के टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू हुई थी। तो चांदी का क्या था? टका था, और तांबे का जीतल था। 1229 में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से खिलवत का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, जिससे इल्तुतमिश वैध सुल्तान और दिल्ली सल्तनत स्वतंत्र राज्य बन गया था। तो इल्तुतमिश को खलीफा ने क्या दिया है? खिलवत दिया है 1229 को। इससे इल्तुतमिश एक वैध सुल्तान बना और दिल्ली सल्तनत एक स्वतंत्र राज्य बन गई थी। इब्न बतूता के वर्णन से ज्ञात होता है कि इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित कराई थीं। उनके गले में 2 घंटी लटकी हुई थी, जिसको बजाकर कोई भी व्यक्ति सुल्तान से न्याय की मांग कर सकता था। इल्तुतमिश ने सभी शहरों में काजी और अमीरदाद नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश से प्रारंभ होता है। सर बुलजले हेग के अनुसार इल्तुतमिश गुलाम शासकों में सबसे महान था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार इल्तुतमिश निस्संदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रज़िया सुल्तान 1236 से 1240 तक रही हैं। व्यक्तिगत दृष्टि से इन्होंने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया था। राजनीतिक दृष्टि से इन्होंने अपने राज्य की शक्तियों को सरदारों और सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तान ने अपने हाथ में केंद्रित करने पर बल दिया था। इस प्रकार इन्होंने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया, जो उस समय की परिस्थितियों में तुर्की राज्य के हितों में था। रज़िया बेगम को सत्ताच्युत करने के में तुर्कों का हाथ था। तो जो रज़िया सुल्तान है, इनको पद से हटाया किसने है? तुर्कों के द्वारा हटाया गया है। इन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रज़िया के विरुद्ध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटा दिया। सुल्तान बलबन का पूरा नाम गियासुद्दीन बलबन था। बलबन ने 1266 से 1286 तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली है। इसे उलूग खां के नाम से भी जाना जाता है। इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। गियासुद्दीन बलबन का नाम क्या था? बहाउद्दीन। इल्तुतमिश की भांति वह भी एक एलवरी तुर्क था। जो बलबन है, बचपन से ही एक मंगोलों द्वारा पकड़ लिया गया था। इन्होंने उसे गजनी में बसरा के निवासी ख्वाजा जलालुद्दीन के हाथों बेच दिया।
अंत में 1232 में दिल्ली लाए गए ये। इल्तुतमिश ने इनको 1233 में ग्वालियर विजय के पश्चात खरीदा था। कब खरीदा है? 1233 में खरीदा है, ग्वालियर विजय के बाद। फिर देखो ये वही सुल्तान बन गए। इनकी योग्यता से प्रभावित होकर इल्तुतमिश ने इसे खसदार का पद दिया था। खास थे बलबन, तो खसदार का पद दिया था इल्तुतमिश ने। रजिया के काल में यह अमीर ए शिकार थे। तो रजिया के साथ अमीरों का शिकार करने वाली, तो अमीर शिकार कौन थी? बलबन। रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र में इन्होंने तुर्की सरदारों का साथ दिया था। फलस्वरूप बहराम शाह के सुल्तान बनने के बाद उसे आमीर आखूर का पद मिला। तो रजिया सुल्तान के समय तुर्क सुल्तानों को या सरदारों को भड़काया किसने? बलबन ने। जब ये रजिया गई तो उसके बाद बना बहराम शाह शासक, और उसके समय बलबन को आमीर आखूर का पद मिला। बहिरुद्दीन रूमी की कृपा से उसे रेवाड़ी की जागीर मिल गई थी। किसने दी है? बहिरुद्दीन रूमी के द्वारा उसको रेवाड़ी की जागीर मिली। मंसूर शाह को सुल्तान बनाने में तुर्की अमीरों का साथ दिया था। तो मंसूर शाह को सुल्तान बनाने के में तुर्कों का साथ दिया। इसके फलस्वरूप उसने इसे हाँसी की सूबेदारी दे दी। हाँसी से हाँसी की सूबेदारी दे दी मंसूर शाह ने। 1249 में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नसरुद्दीन से कर दिया। इस अवसर पर उसे उलूग खां की उपाधि दी गई। नायब ए मामलिकात का पद भी दिया गया। 1266 में बलबन दिल्ली की राजगद्दी पर आसीन हो गया। तो बलबन के द्वारा 1249 को अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन से किया। इस समय उसको 2 उपाधियाँ प्राप्त हुई, एक उलूग खां की और दूसरी नायब ए मुमालिकात की। 1266 में यह राजगद्दी पर बैठे। बलबन के विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की 2 प्रमुख विशेषताएं थीं। पहला, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, और दूसरी, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था। उसका अनुसरण करते हुए उसने राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत एक खुदाई माना गया है। उसके अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद है। राजा जिल्ले इलाही ईश्वर का प्रतिबिंब कहा गया है। बलबन ने ईरानी बादशाहों के कई परंपराओं को दरबार में आरंभ किया था, जिसे में आते हैं सिजदा, जिसमें भूमि पर लेटकर अभिवादन करते हैं। पैबोज, सुल्तान के चरणों को चूमने की रीति प्रारंभ की थी। उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्योहार नौरोज़ बड़ी शान शौकत के साथ मनाने की परंपरा प्रारंभ की। मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवानी अर्ज की स्थापना की। बलबन ने अपनी सेना मंत्री दीवानी अर्ज इमाद उल मुल्क को बनाया था, जो अंततः ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति थे। बलबन ने इसे वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त रखा था ताकि वह धन की कमी न हो सके। नेक्स्ट आते हैं गुलाम वंश से संबंधित प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न क्या है? गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। 1206 से 1290 तक कि दिल्ली सल्तनत में सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से जाना जाता है। इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यद्यपि यह एक वंश नहीं है, सभी तुर्क थे। इनमें पृथक पृथक वंश आते हैं, साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता के संतान थे। अतः इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर हम प्रारंभिक तुर्क सुल्तान, दिल्ली के मुमालिक सुल्तान भी कह सकते हैं। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान है जिसे लाख बख्श कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा गया है। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान प्रदान करता था, इसलिए उसे लाख बख्श या लाखों का देने वाला कहा गया है। फारिस्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करे तो उसे अपने योग का ऐबक पुकारते थे। इनकी एक उपाधि कुरान खां है। ऐबक को साहित्य से अनुराग था और स्थापत्य कला में रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निज़ामी एवं फ़क्र ए मुदव्विर को इनका संरक्षण प्राप्त था। इन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए हैं। ऐबक ने दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। मस्जिदों का निर्माण कराया है। इन्होंने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था। इल्तुतमिश ने इसको पूरा कराया और फिर इसने फिरोज शाह ने भी कुछ काम कराया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ बना है? अजमेर में बना है और ये कहाँ है? एक मस्जिद।
कुतुब उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? तो कुतुब उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है? ऐबक ने दिया है, इल्तुतमिश ने दिया है, फिरोज शाह तुगलक ने दिया है, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने नहीं दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार के निर्माण की नींव रखी गई थी, प्रारंभ कराया गया था। इसको पूर्ण कराया है इल्तुतमिश के शासनकाल में। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंच गई थी, इसलिए चौथी मंजिल के स्थान पर 2 मंजिलों का निर्माण कराया है अलग से फिरोज शाह तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक का इसमें कोई भी योगदान नहीं था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाई थी लाहौर को। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात 1206 के बाद लाहौर के विशिष्ट जनों और अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सार्वभौमिक शक्ति ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया, अतः उसने लाहौर जाकर सत्ता ग्रहण की। 1206 में औपचारिक रूप से सिंहासनरोहण हो गया। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। गद्दी पर बैठने के बाद इल्तुतमिश के सामने सबसे बड़ी कठिनाई गौरी के दास और उनके राज्य के उत्तराधिकारी तजुद्दीन यालदौल और नसरुद्दीन कुबाचा की तरफ से थे। ऐबक ने अपनी बहन की शादी कुबाचा से कर दी और अपने पक्ष में कर लिया उसे, किंतु यालदौस की तरफ से खतरा बना रहा। यही कारण है कि ऐबक सदा लाहौर में ही रहा, उसने दिल्ली आने का कभी अवसर नहीं मिला। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? जो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, यह चौगान की कीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात इनकी मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेल, जो कि आधुनिक पोलो की भांति होता है, घोड़े से गिरने के दौरान 1210 में इनकी मृत्यु हो गई। उसे लाहौर में दफनाया गया। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया है? तो दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाई है इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश के द्वारा बनवाई गई है। इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक दिल्ली के सुल्तान की रूप में रहे हैं। इन्होंने से पूर्व ऐबक ने लाहौर को अपने शासन की राजधानी बनाया था। इल्तुतमिश ने भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। सल्तनत युग में 2 महत्वपूर्ण सिक्के चले हैं। चांदी का टका होता था जो कि 175 गेंद का था, तांबे का जितल होता था। इसका प्रारंभ कराया था इल्तुतमिश ने और इसने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा प्रारंभ की थी। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन है जिसने नियमित सिक्के जारी किए थे और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था? तो उनका नाम है इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो दिल्ली को इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी बनाया था। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली हस्तांतरित की थी? तो ये है इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई थी। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन है? इल्तुतमिश हैं दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक। वस्तुतः दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश है। इसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गौर के किसी शासक से नहीं अपितु खलीफा से प्राप्त की थी। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की दृष्टि से उस सारे क्षेत्र में उसको कर दिया था जिसने उसको विजित किया है, उसे सुल्तान ए आज़म की उपाधि दी। इस प्रकार वह कानूनी तरीके से दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र शासक बना। व्यवहारिक दृष्टि से उसने दिल्ली की गद्दी में के दावेदार तजुद्दीन यालदौस और नसरुद्दीन कुबाचा को समाप्त कर दिया। भारत में तुर्की राज्य को संगठित किया, मंगोल आक्रमण से बचाया, राजपूतों की शक्तियों को तोड़ने का प्रयत्न किया, सुल्तानों के पद को वंशानुगत बनाया, दिल्ली को तुर्की राज्य की राजधानी के रूप में अनुरूप वैभवपूर्ण बनाया, अपने नाम के सिक्के जारी किए। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम। गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। ऐबक ने प्रारंभ में इसे शर-ए जहांदार या अंगरक्षकों का प्रधान नियुक्त किया था। फिर ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से कर दिया। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? इनका नाम है रज़िया सुल्तान। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रज़िया सुल्तान थी। 1236 से 1240 तक रहीं। व्यक्तिगत दृष्टि से इन्होंने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया था। राजनीतिक दृष्टि से इन्होंने अपने राज्य की शक्तियों को सरदारों और सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पर सल्तनत के हाथ में केंद्रित करने पर बल दिया था। इस प्रकार इन्होंने इल्तुतमिश के संपूर्ण
प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया, जो उस समय की परिस्थितियों में तुर्की राज्य के हित में था। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज़ खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पर किसके काल में आया था? तो चंगेज़ खां आया है इल्तुतमिश के समय। मंगोल नेता चंगेज़ खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया। चंगेज़ खां के प्रकोप से रक्षार्थ ख़ारिज़्म शाह की पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी सिंध घाटी पर पहुंचा। संभवतः चंगेज़ खां ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत को भेजे और वह मंगबरनी की सहायता ना करे, अतः इल्तुतमिश ने इसकी कोई सहायता नहीं की। जब मंगबरनी 1224 में भारत से चला गया, तब इस समस्या का समाधान हो गया। दिल्ली का कौन सा सुल्तान है जो कि मंगोल चंगेज़ खां के समकालीन था? तो उनका नाम है इल्तुतमिश। किसके शासनकाल में मंगोल का प्रथम बार सिंध के तट पर देखा गया था? तो इल्तुतमिश के समय मंगोल पहली बार भारत आए थे। चंगेज़ खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज़ खां का मूल नाम क्या था? तो चंगेज़ खां का मूल नाम था तिमुचिन। चंगेज़ खां एक मंगोल शासक था जिसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में एक अहम भूमिका निभाई है। चंगेज़ खां का वास्तविक और प्रारंभिक नाम तिमुजिन या तिमुचिन था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज़ खां भगोड़े ख्वारिज़्म युवराज की खोज में सिंध नदी के तट पर पहुंचे थे, तो पहला सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था, नहीं, तो पहला ही सही है। कौन सा सही है? पहला सही है। इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत के तुर्की विजय को मंगोल के आक्रमण की संभावना से एक महान संकट उत्पन्न हुआ। इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल शासक चंगेज़ खां भगोड़े ख्वारिज़्म युवराज जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए सिंध नदी तक पहुंचे थे, तो पहला सही हो जाएगा। 1298 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। तैमूर ने नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी। इस प्रकार तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान नसरुद्दीन महमूद था, ना कि मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में ईरान का राजदूत अब्दुल रज़ाक विजयनगर आया था। 1498 में पुर्तगालों का यात्री वास्को द गामा बंगाल के तट पर पहुंचा। उस समय विजयनगर में नरसा नायक के पुत्र तिम्मा का शासन था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ और बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों से तेलियागढ़ी के समीप हिशामुद्दीन ऐवाज़ को पराजित किया। ऐवाज़ ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने ऐवाज़ के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। रज़िया बेगम का सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो ये है तुर्कों के द्वारा इनको सत्ताच्युत किया गया था। रज़िया सुल्तान को सत्ताच्युत करने के में तुर्कों का हाथ था। इन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तूनिया के नेतृत्व में रज़िया के विरुद्ध विद्रोह करके एक सत्ता हटा दी थी। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या है? दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम है गियासुद्दीन। सुल्तान बलबन का पूरा नाम था गियासुद्दीन बलबन। बलबन ने 1266 में से 1286 तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली। उससे उलूग खां के नाम से जाना जाता है। उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इल्तुतमिश की भांति वह एक इलवरी तुर्क था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी? तो बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। बलबन के विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत में दो प्रमुख बातें थीं। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के प्रदत्त है। दूसरा, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। खुदाई ये खिदमतगार है या नियामत में खुदाई है। इसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण से जनसाधारण और सरदारों को उसके कार्य की आलोचना का अधिकार नहीं है।
किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी? तो बलबन के द्वारा अपनाई गई है रक्त और लोह की नीति। नीचे दिए गए कथन कारण बताइए। तो कथन कहता है बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया था और सारी सत्ता को अपने हाथ में केंद्रित किया था। तो ये हो जाएगा सही। आर क्या कहता है कि यह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो ये भी सही है, दोनों ही सही हैं, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं करता। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। 1266 से 1286 तक शासन किया है। इसने सम्राट के पद को देवीय घोषित करके सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित की थी। इसने सजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी। बलबन ने मंगोलों के आक्रमण की प्रथा रोकथाम करने का उद्देश्य दिया था। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण करवाया था। अपनी शक्तियों को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। क्या? तो इसे जिल्ले इलाही कहा गया था। बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा प्राप्त करके अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया। इसका अनुसरण करते हुए उसने राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च स्थान दिलाने का प्रयत्न किया। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत खुदाई माना गया है। बलबन के अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद है। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन है जिसके शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स के समान प्रतिपादित किया गया है? तो ये हैं बलबन। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज़ का प्रारंभ किया है? तो बलबन के द्वारा नौरोज़ को प्रारंभ कराया गया था। अपने दरबार के लिए बलबन ने एक बड़े सुल्तान के दरबार के अनुरूप नियम बनाए, कठोरता से लागू किए। इस क्षेत्र में उसका आदर्श ईरानी बादशाह से था। इसने कई परंपराओं को अपने दरबार में प्रारंभ किया, जिसमें सजदा अर्थात भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, पैवोज सुल्तान के पैरों को चूमने की प्रथा प्रारंभ की। इसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्योहार नौरोज़ बड़ी शान शौकत के साथ मनाने की प्रथा प्रारंभ की थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? इसने नियामत खुदाई सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, सही है। इसने इक्तदारी व्यवस्था प्रारंभ की थी, नहीं। तो इक्तदारी ऐबक के द्वारा प्रारंभ की गई प्रथा है, नहीं ऐबक नहीं, इक्तदारी इल्तुतमिश ने की थी, है ना। अक्ता दिए थे उसने गौरी ने, तो ये इक्तदारी प्रथा इल्तुतमिश ने प्रारंभ की थी। इसने तुर्क ए चहलगानी का प्रभाव समाप्त कर दिया था, बलबन ने, सही है। इसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया था, तो ये भी सही है। दूसरा गलत हो जाएगा। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन है। नसरुद्दीन महमूद ने उसे उलूग खां की उपाधि दी थी। जिले अल्लाह की उपाधि उसने स्वयं धारण की थी। इसका शासनकाल 1266 से 1286 तक है। बलबन के राजतत्व संबंधी विचारों से प्रसिद्ध है। इसके राजत्व सिद्धांत का स्वरूप और सार फारस के राजत्व से प्रेरित था। बलबन ने राजाओं को नियामत खुदा या ईश्वर का प्रतिनिधि बताया है। सत्ता ग्रहण करने के बाद बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्क-ए-चहलगानी के गठन को समाप्त कर दिया। बलबन के काल में एकमात्र विद्रोह 1279 में हुआ था। बंगाल के सूबेदार तुगरिल खां का हुआ था विद्रोह। इसने बलबन ने दबा दिया इसको और विद्रोहियों को मृत्युदंड दिया। इक्तदारी प्रथा का प्रचलन बलबन ने नहीं बल्कि इल्तुतमिश ने किया था। निम्नलिखित में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक बताया है? तो बलबन के द्वारा गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद पर एक शिलालेख में खलीफा का सहायक बताया है बलबन ने स्वयं को। बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। इसके साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, गुलाम वंश। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं खिलजी वंश। तब तक के लिए बाय गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।